ये कौन है? दिखने में तो चोर जैसा लग रहा है, पर ये यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहा है? देखो तो इसे जरा। हर बार की तरह इस बार भी जग्गू कौवा रानो चिड़िया का कांच पत्थर से तोड़ देता है। अरे तुम तो कालू कौवे के बेटे हो ना? छोड़ दो मुझे मेरे घर पर जाना है, मुझे मेरे घर पर जाने दो। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में उड़ उड़ कर तो मेरे पंख में दर्द हो गया है। अब मैं और नहीं उड़ पाऊंगी, पर मेरा घर तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। आओ पक्षियों, कालू कौवे के ऑटो में बैठकर अपने घर जाओ, वो भी बहुत कम दाम में। चलो एक काम करती हूँ, कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाती हूँ, कम से कम आराम से घर तो चली जाऊंगी। लाडो चिड़िया तुरंत से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मुझे अपने ऑटो में बिठाकर मुझे मेरे घर तो छोड़ दो, बस यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है मेरा घर। हाँ, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ अभी, पर पूरे 100 रुपए लूँगा। इतने ज्यादा? अरे नहीं भाई, पर मैं तो अभी ज्यादा उड़ भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है कालू कौवे, छोड़ दो मुझे मेरे घर पर। कालू कौवा लाडो चिड़िया को अपने ऑटो में बिठाकर उसे घर पर छोड़ने चला जाता है। कालू कौवे का अपना ऑटो था, जो कि गौरी कौवी के भाई ने उसे दिया था। कालू कौवा ऑटो चलाकर अच्छी खासी कमाई कर लेता था। देखो गौरी, आज मेरी कितनी सारी कमाई हुई है। सर्दियों में तो मैंने थोड़ी दूर जाने के भी पूरे 100 रुपए कर दिए हैं। बेचारे पक्षी सर्दी के कारण मजबूर होकर मेरे ऑटो में बैठ ही जाते हैं और मेरी दिन भर में बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। अरे वाह कालू जी, अब कर रहे हो ना आप मन लगाकर काम, इसी तरह करते रहे, देखना हम कितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। मम्मा, ये ऑटो किसका है? गुड़िया बेटी, ये हमारा ही ऑटो है, ये तुम्हारे पापा का था, पर अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, पर इस ऑटो को अब मैं चलाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारे घर के हालात कितने बुरे हो गए हैं। कम से कम इस ऑटो को चलाकर मैं कुछ तो पैसे कमाऊंगी। पर मम्मा, अगर आप ऑटो चलाओगी तो मुझे तो घर में अकेला ही रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, अकेला तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारे घर के हालात कैसे ठीक होंगे। मम्मा, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से ऑटो चलाना, मैं घर में ही रहूंगी और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन का सूरज निकलते ही रानो चिड़िया अपना ऑटो चलाना शुरू कर देती है। आओ जंगल के पक्षियों, 50 रुपए में कहीं पर भी जाओ, ठंडी के मौसम से बचो और ऑटो में बैठकर कहीं पर भी जाओ। ये नई आवाज सुनकर तो सारे पक्षी रानो चिड़िया के ऑटो के पास जमा हो जाते हैं। ये क्या, रानो आंटी ने भी ऑटो ले लिया? मुझे पापा को जल्दी जाकर बताना होगा। ये देखकर जग्गू कौवा भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है। पापा, बहुत बुरी खबर है, पता भी है आपको कि रानो आंटी ने नया ऑटो ले लिया है और वो सभी पक्षियों को कहीं पर भी पूरे 50 रुपए में छोड़ रही हैं, जबकि आप तो पूरे 100 रुपए लेते हैं। अब देखना पापा, आपके सारे ग्राहक रानो आंटी के हो जाएंगे। क्या, सिर्फ 50 रुपए में? अरे यार, ये रानो चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मैं जो भी काम करता हूँ हर बार मेरे काम में आकर टांग अड़ा देती है। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे, मुझे अभी दूसरे जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे तुम? 100 रुपए, पूरे 100 रुपए लूँगा। कबूतर आ जाओ, बैठ जाओ मेरे ऑटो में। क्या, 100 रुपए? अरे कालू कौवे, तुम तो लूट रहे हो पक्षियों को, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे ऑटो में, इससे अच्छा तो मैं रानो चिड़िया के ऑटो में बैठ जाऊंगा। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवे के रेट बढ़ाने की वजह से उसके सारे ग्राहक रानो चिड़िया के पास आ रहे थे और सुबह से शाम तक रानो चिड़िया की तो अच्छी खासी कमाई हो रही थी। गौरी, सुबह खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही वापस आ रहा हूँ। आज के दिन तो मेरी जरा भी कमाई नहीं हुई। कुछ तो करना पड़ेगा उस रानो चिड़िया का, क्योंकि आपके सारे ग्राहक उस रानो चिड़िया ने छीन लिए हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है।
दिल तो करता है कि अभी जाकर उसका ऑटो तोड़ फोड़ दूं। रुको पापा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप रोजाना रात को रानो आंटी के ऑटो का टायर पंचर कर दोगे तो रानो आंटी सुबह अपना ऑटो नहीं चला पाएंगी। रानो आंटी के ना होने की वजह से आपकी दिन भर में दोबारा से दोगुनी कमाई होगी। अरे वाह जग्गू, बिल्कुल मुझ पर गए हो। क्या बढ़िया उपाय निकाला है तुमने। उपाय सुनकर कालू कौवा रानो चिड़िया के ऑटो के पास जाता है और एक नुकीली चीज से उसके ऑटो का टायर पंचर कर देता है। अब आएगा ना मजा। अब कल सारे दिन में सिर्फ मेरी ही कमाई होगी। सुबह उठकर जब चिड़िया ये देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हाय राम, ये टायर पंचर कैसे हो गया? शायद ठंड की वजह से हो गया होगा। चलो जल्दी से दूसरा टायर लगा लेती हूँ। चिड़िया के पास घर में दूसरा टायर भी पड़ा था। वो जल्दी से दूसरा टायर लगाकर अपना ऑटो चलाने जाती है, पर कालू कौवा तो अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये क्या, इसका टायर तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये पंचर वाला उपाय बिल्कुल भी काम नहीं आया। मुझे अपने ग्राहक वापस लाने के लिए कुछ और सोचना होगा। आज रात फिर से कौवे का परिवार मिलकर कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। उपाय मिलते ही जग्गू कौवा तुरंत ही रानो चिड़िया के ऑटो के पास जाता। इससे पहले कि यहाँ पर मुझे कोई देखे, मैं जल्दी से ऑटो का कांच तोड़कर भागता हूँ। जग्गू कौवा एक पत्थर जोर से उस ऑटो के कांच पर मारता है और कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आज सुबह फिर से रानो चिड़िया ये नई समस्या देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे बाप रे, ये कांच ऑटो का कैसे टूट गया? इसका कांच तो बहुत महंगा आता है और पक्षी तो टूटे कांच वाले ऑटो में कभी नहीं बैठते। क्या करूं, क्या मैं करूं? अगर आज के दिन ऑटो नहीं चलाया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आखिरकार बेचारी रानो चिड़िया अपने जमा किए हुए पैसों से ऑटो का नया कांच डलवा लेती है। ये कांच लगवाने में तो मेरा सारा दिन ही चला गया। आज मेरी एक भी कमाई नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और रात देर तक ऑटो चलाऊंगी, जिससे आज के दिन की कमाई भी मैं कल निकाल लूं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आज के दिन उसकी बहुत ज्यादा कमाई हुई थी। देखा, आज रानो चिड़िया ने ऑटो नहीं चलाया तो आज मेरी कितनी ज्यादा कमाई हुई है। बस जग्गू बेटा, थोड़ी और रात हो जाए तो तुम जाकर दोबारा से रानो चिड़िया के ऑटो का कांच तोड़ाना। हाँ हाँ, इस तरह तो रानो चिड़िया बहुत तंग आ जाएगी और आखिरकार तंग आकर वो अपना ऑटो बेच देगी। आधी रात होने पर जग्गू कौवा मुंह पर कपड़ा बांधे वहाँ पर आता है और एक पत्थर से शीशा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या, आज मेरा शीशा दोबारा से तोड़ दिया किसी ने। आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरा शीशा लगा सकूं। बेचारी रानो चिड़िया मजबूरी में अपना ऑटो खड़ा कर देती है और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा पक्षियों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें घर तक छोड़कर आता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। बेचारी रानो चिड़िया पैसे जमा करके नया कांच लगवा लेती है। जग्गू, मैं अभी देख कर आई हूँ, रानो चिड़िया ने आज फिर से अपने ऑटो में नया कांच लगवा लिया है। तुम रात को जाकर दोबारा उसका कांच तोड़ाना। हाँ हाँ मेरे बेटे, पापा की इस तरह मदद करते रहो, देखना तुम हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आज रात फिर से जग्गू कौवा मुंह पर कपड़ा बांधे ऑटो का कांच तोड़ने आता है, पर उसे ये नहीं पता था कि आज रात मिट्ठू महाराज ने अपने सैनिक को जंगल का दौरा करने भेजा था। ये कौन है? दिखने में तो चोर जैसा लग रहा है, पर ये यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहा है? देखो तो इसे जरा। हर बार की तरह इस बार भी जग्गू कौवा रानो चिड़िया का कांच पत्थर से तोड़ देता है। ये देखते ही सैनिक तुरंत से आकर जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। अरे तुम तो कालू कौवे के बेटे हो ना? छोड़ दो मुझे मेरे घर पर जाना है।
मुझे मेरे घर पर जाने दो। ये आवाज सुनकर रानू चिड़िया भी तुरंत अपने घर से बाहर आती है। रानू चिड़िया, आज मैंने जग्गू कौवे को रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसने तुम्हारे ऑटो का कांच तोड़ दिया। इसका मतलब बार बार जो मेरे ऑटो का कांच तोड़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि तुम थे। सैनिक, ले जाएं इसे पकड़कर और इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। फिर सैनिक जग्गू कौवे को पकड़कर महल ले जाता है। गौरी, जल्दी चलो, जग्गू कौवे को कांच तोड़ते हुए सैनिक ने देख लिया और वो हमारे बेटे को पकड़कर ले गया। ये सुनते ही कौवा और कौवे भागे भागे महल की तरफ जाते हैं। जाने दो, हमें अंदर जाने दो, मुझे मिट्ठू महाराज से मिलना है। जो बात करनी है कल सुबह करना, अभी मिट्ठू महाराज सो रहे हैं। अगले दिन मिट्ठू महाराज अपने महल में कालू कौवे और गौरी कौवी को बुलाते हैं और साथ ही रानू चिड़िया को भी बुलाते हैं। महाराज जी, छोड़ दे हमारे बच्चे को, उसने तो बस खेल खेल में ही इस चिड़िया के ऑटो का कांच तोड़ दिया होगा। हाँ महाराज जी, बच्चे तो गलतियाँ करते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस नन्हे से बच्चे को इतनी बड़ी सजा देंगे। मुझसे झूठ मत बोलो कालू कौवे, मुझे जग्गू कौवे ने सब बता दिया है कि ये सब तुम करवा रहे थे उससे, ताकि रानू चिड़िया अपना ऑटो न चला सके और तुम पक्षियों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें लूटते रहो। तो महाराज, इसमें तो सारी गलती इस कालू कौवे की है। आप छोड़ दें जग्गू कौवे को, क्योंकि वो तो मासूम है अभी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इस कालू कौवे ने पक्षियों को बहुत लूटा है और तो और तुम्हारे ऑटो का कांच भी तोड़ा है ना। इसकी यही सजा है कि मैं इसे पूरे 2 साल तक कैद करके रखूंगा। अब 2 साल तक कालू कौवे को कैद हो जाती है और जग्गू कौवे को मिट्ठू महाराज छोड़ देते हैं। इस तरह कालू कौवे को अपने गलत कामों की सजा मिल जाती है, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जंगल में ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। एक दिन कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, आज मैं किसानों की बस्ती की ओर गया था। मैंने देखा इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? मगर कौवे भैया, वो कैसे होते हैं? जैसे कि सर पर टोपी, मफलर और भी गर्म कपड़े होते हैं। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गर्म कपड़े बना लें? यार कौवे, बात तो तुम्हारी सही है, मगर गर्म कपड़े बनेंगे कैसे? यही बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर गर्म कपड़े बनते कैसे हैं। कालू भैया, किसान की पत्नी हमेशा हमारी मदद करती है, वही हमें सब बताएंगी। चलो हम सब किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी? मगर किसान की पत्नी से मेरी बनती नहीं है। वो मुझे देखते ही गर्म लकड़ी उठा लेती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम चिड़िया ही कर सकती हो। चलिए तोते भैया, हम दोनों जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा है तुम्हारे जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में तो बहुत सारा भोजन है, लेकिन ठंड की वजह से हम सब जंगल के पक्षी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। माँ जी, हम दोनों आपसे पूछने आए हैं कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं, जैसे टोपी, मफलर। तो आप सब अपने अपने लिए गर्म कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी, कौवे ने बताया कि किसान गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गर्म कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। माँ जी, कपास तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, रुई से बनाया जाता है धागा और धागे से बनते हैं गर्म कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सबको जिंदा रहने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे माँ जी, हम ये सब कर लेंगे, मगर चरखा कहाँ से लाएंगे? मेरी माँ के पास चरखा है, मगर वो दूसरे जंगल में रहती है। अगर तुम सब पक्षी ये करना चाहते हो तो तुम सब मेरी माँ के पास जा सकते हो, वो तुम्हें चरखा दे देगी।
वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं और कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, पहले हमें कपास को इकट्ठा करना होगा, फिर बाद में बाकी काम होगा। क्या किसान की पत्नी ने बताया है कि गर्म कपड़े कैसे बनते हैं? कालू भैया, सब पता चल गया है। चलो अब सब मिलकर कपास इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब मिलकर कपास को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। अब हमारे पास कपास तो है, लेकिन कपास से रुई बनाने के लिए चरखा नहीं है। किसी को दूसरे जंगल जाकर अम्मा जी से चरखा लाना होगा। इतनी दूर जाकर चरखा कौन लाएगा, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में। लगता है अब हम गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे। कबूतर भैया, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। हम सब कल मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आज सुबह से कहाँ थे तुम? गौरी जी, हम सब गर्म कपड़े बनाने के लिए कपास इकट्ठा कर रहे थे। तो क्या आपने बना लिए गर्म कपड़े? नहीं गौरी जी, हमारे पास कपास तो है, लेकिन चरखा नहीं है। किसी ना किसी को चरखा लेने के लिए दूर अम्मा जी के पास जाना पड़ेगा। उनके पास है चरखा। कालू जी, क्यों ना हम दोनों जाकर अम्मा जी से चरखा ले आए? अभी जाएंगे तो सुबह तक वापस अपने जंगल लौट आएंगे। मगर गौरी, इतनी ठंडी रात में, और वो भी इतनी दूर, हम कैसे जाएंगे? मगर कालू जी, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। चलो अभी चलते हैं। फिर गौरी और कालू अम्मा जी के तरफ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। आप दोनों कौवे इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो? अम्मा जी, हमें बहुत ठंड लगती है और हमें हमारे लिए कपड़े बनाने हैं। अम्मा जी, कपास तो मिल गया है, लेकिन चरखा नहीं मिल रहा है। आपकी बेटी ने हमें कहा है कि आपके पास है चरखा और आप हमारी मदद जरूर करोगी। कौवा, चरखा तो मेरे पास है, ले जाएं आप। हम इसलिए तो आपके पास आई हैं। अम्मा जी, मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। मुझे आप सबकी मदद करके बहुत खुशी होगी। फिर अम्मा जी अपने घर में जाती हैं और अपना चरखा लाकर कौवों को दे देती हैं। फिर कौवा और कौवी अम्मा जी से चरखा लेकर वापस उड़ते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी चरखे से रुई बनाते हैं और फिर चिड़िया उन सब के लिए गर्म कपड़े तैयार करती है। वो सब बहुत खुश थे। लाल रंग की टोपी पहने गौरी भी बहुत खुश थी। कालू और गौरी, अगर आप अम्मा जी के पास जाकर चरखा ना लेकर आते तो आज ये सब काम हम नहीं कर पाते। चिड़िया, हम सब दोस्त मिलकर कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी से ठंड का मौसम गुजारते हैं। चिड़िया के दो बेटियां थी, एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था रिंकी। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि रिंकी बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का कोई भी कहना ना मानती थी। रिंकी और गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा, आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए रिंकी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये रिंकी भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर ना जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी कि गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी रिंकी के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो रिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन, बहुत अच्छा किया। मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छे घर पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रहती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊं तुम्हारे घर।
हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं रिंकी को भी बता दूंगी। भूरे, क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है, पूरे शहर में सबसे बड़ा मेरा घर है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी, रानी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाऊंगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रिंकी घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी, जो पूछ रही हो आई बड़ी। रिंकी, तुम इससे बात करो, गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। और सुन लो, कल तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। रिंकी पागल हो गई हो क्या? मगर रिंकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कौवे लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। रिंकी बेटी मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। रिंकी की माँ रोते हुए गौरी कौवे के पास जाती है। गौरी बहन, इधर आकर मेरी बात सुनो। गौरी, लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ रही है अभी। मामा चिड़िया गौरी कौवे को एक तरफ ले जाती है। गौरी मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो, ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बेटी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। आपकी क्या इच्छा है? मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। हाँ, इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। अब आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी, जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी, आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं। आप भी तो मुझे मम्मा की तरह ही प्यार करती हैं। रिंकी जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वह पूरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने पूरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दूल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो रिंकी, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। रिंकी पूरे के साथ चली जाती है। सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था, जहाँ ना कोई पेड़ था और ना कोई पक्षी। एक सूखे पेड़ पर भूरे का टूटा हुआ घोंसला था, जहाँ वो रिंकी को लेकर जाता है। भूरे, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूंगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में। जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा। नर्म है ये घोंसला। रिंकी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती है। हा। रिंकी, चुप कर जाओ। मुझे मालूम है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो।
जहाँ मैं वहीं तुम रहोगी। 1-2 दिन में दिल लग जाएगा तुम्हारा भी यहाँ। फिर रिंकी एक लंबी सांस लेती है और अपनी माँ की बातें याद करने लगती है, मगर गया समय लौटकर आने वाला नहीं था। रिंकी ने जो फैसला किया था उस पर अब वो बहुत पछता रही।